गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। अपन बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। आज अपन इसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म हिंदी में कहते हैं इनको अनावृत बीजी। नाम से पता चल रहा है, ऐसे बीज जिनके चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो दो शब्दों से बना है। एक शब्द है जिम्नो प्लस स्पर्म। जिम्नो का हिंदी होता है अनावृत या नेक्ड और स्पर्म का अर्थ होता है सीड। ऐसे बीज जिनके चारों तरफ क्या नहीं हो, कोई भी आवरण नहीं हो, उनके चारों तरफ जो है कोई भी आवरण प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं, इनको अनावृत बीजी कहा जाता है। यानी कि अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप ऐसे पादपों में जो है वो कोई भी बीज के चारों तरफ आवरण यानी इंटेगुमेंट जैसी संरचना नहीं पाई जाती, यानी कि कोई भी उनके चारों तरफ कोट नहीं पाया जाता। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन पादपों की खोज कब हुई। तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक पादप थे इनको सबको कब खोजा गया था, पेलियोजोइक काल में। आपने सबने नाम सुना होगा पेलियोजोइक काल। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ इसके अंदर कि इन पादपों को, ये तो है बीजीय पादप है, लेकिन बीजीय पादपों को दो में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो नेक्ड होते हैं, एक वो जो कवर्ड होते हैं। इन सबको कब खोजा गया था, पेलियोजोइक काल। कौन से काल में, पेलियोजोइक काल में। और पेलियोजोइक काल को भी 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक काल है कौन सा, डिवोनियन। डिवोनियन। तो डिवोनियन जो काल था, इस काल के अंदर पर्टिकुलर बीज वाले जो पादप थे उनको खोजा गया था। और ये जो बीज वाले पादप है इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक वे बीजीय पादप जिनके चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, एक वो बीजीय पादप जिनके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। तो जिन बीजों के चारों तरफ कोई कोट नहीं होता वो तो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि विदाउट सीड कोट। और एक वो प्लांट जिनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है वो कौन से होते हैं, विद सीड कोट प्लांट, यानी जिनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, बीज का आवरण पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो अपन इनमें से किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं अपन, एक थोड़ा सा इसमें पॉइंट और समझा देती हूँ मैं आपको कि जब जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई थी उससे पहले बहुत सारे पादप ऐसे उत्पन्न हो गए थे जिनमें बीज ही उत्पन्न नहीं होते। ये तो तब है जब बीज उत्पन्न होंगे। ऐसे भी प्रकृति में पादप है जिनके अंदर बीज जैसे स्ट्रक्चर ही नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले प्रकृति में जो पादप आए थे वो कैसे थे, जलीय आवास वाले थे, जिनमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, या केवल जल वाले आवास में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जलीय आवास वाले पादप थे, जैसे एल्गी, जैसे फंजाई। बाद में तो धीरे धीरे ये क्या बन गए, जलीय के साथ साथ स्थलीय भी बन गए, यानी एम्फीबियस भी हो गए, जो जल में भी पाए जाते हैं और थल पे भी पाए जाते हैं। एम्फीबियस क्या हो गए बाद में, एम्फीबियस भी। तो सबसे पहले प्रकृति में जो पादप शब्द जो आया था, जो जीवों के फॉर्मेशन में था वो था जलीय, उसके बाद में थे जल और स्थल दोनों, और उसके बाद में कौन आए थे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद में कौन आए थे, टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद में कौन आए थे,
जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा के बाद में कौन आया? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद में कौन आए? एंजियोस्पर्म। कौन आ गए? एंजियोस्पर्म आई। तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं आज? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो ये एंजियोस्पर्म जो है वो कैसे आवास में पाए जाएंगे? जलीय आवास में भी पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में भी पाए जाएंगे और टेरेस्टेरियल भी होंगे। यानी प्योर जल में पाए जाने वाले, प्योर स्थल में पाए जाने वाले, जल और स्थल दोनों में पाए जाने वाले, इनका आवास ऐसा होता है। अब बात करते हैं अपन इनके जनरल कैरेक्टर की कि टेरिडोफाइट्स जो हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो नया टॉपिक है अपना जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। अनावृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। तो हम बात करेंगे कहाँ से? इनके आवास से, इनके नेचर से। पहला कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक पादप हैं वो सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। सभी का मतलब है कि जल में भी पाए जाएंगे और थल में भी पाए जाएंगे और जीरोफाइटिक भी होंगे। तो कहाँ पाए जाएंगे? सभी प्रकार के स्थानों पर पाए जाएंगे ये, जैसे एक्वेटिक, जैसे टेरेस्टेरियल, जैसे जीरोफाइट्स। सभी प्रकार के आवास में ये पाए जाएंगे। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी क्या होंगे? पाए जाएंगे। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल, इन क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? ये आवास करते हैं। तो ये तो हुआ इनके आवास के बेस पे। अब बात करते हैं इनके खुद के नेचर के बेस पे, इनका खुद का स्वभाव कैसा है। तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? शर्ब और ट्री के फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? शर्ब एंड ट्री। वृक्षों के रूप में या फिर झाड़ियों के रूप में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। जब ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, कैसा भी हो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एक्वेटिक, टेरेस्टेरियल, जीरोफाइटिक, तो सारी दुनिया में सब कहीं पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक शब्द यूज कर लिया जाता है, क्या? कॉस्मोपॉलिटियन। क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए? कॉस्मोपॉलिटियन। क्या यूज करते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का हिंदी क्या होता है? विश्वजन। विश्व में सब जगह पाए जाते हैं। क्या कह देते हैं इनको? कॉस्मोपॉलिटियन। एक आया इनका नेचर कि ये हर्ब और शर्ब के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन करते हैं इसके अंदर कि ये कैसी परिस्थितियों में, कैसी अडेप्टेशंस में आसानी से रह सकते हैं। तो अगर हम इनकी अडेप्टेशंस की बात करते हैं तो अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां अगर होती हैं तो उसमें भी ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि अनफेवरेबल, अगर कंडीशन होती है तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करते हैं? ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ये आसानी से सरवाइव कैसे करते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन प्रतिकूल होती है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं? ये प्लांट्स अपनी बॉडी में
ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक अंग का डेवलपमेंट कर लेते हैं कि वो आसानी से उस प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करके और क्या बना सकते हैं? अपनी बॉडी को अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार, अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार आसानी से क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। ये भी इनका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि इनके अंदर जनन की जो क्रिया है, रिप्रोडक्शन, जैसे एंजियोस्पर्म की बात करूं तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं? फ्लावर बनते हैं। लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? कोण। कोण को हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु। क्या बनते हैं? इनके ऊपर शंकु बनते हैं। अब शंकु अलग अलग टाइप के बनते हैं, मेल या फिर फीमेल। एक ही टाइप के कोण में मेल और फीमेल गैमेट्स कभी नहीं बनते। इसलिए क्या कहा जाता है कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल के साथ साथ बाईसेक्सुअल भी होते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगाश्री। इसीलिए इनके अंदर क्या बनते हैं? मेल कोण एंड फीमेल कोण, दोनों अलग अलग बनते हैं। भले ही प्लांट एक हो, जैसे पाइनस, पाइनस के एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों कोण बनते हैं, लेकिन एक कोण में मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स नहीं बनते हैं। ये ध्यान रखना इसके अंदर कि यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल या तो प्लांट ही पूरा अलग होगा। अगर प्लांट अलग नहीं है, एक प्लांट पे बन रहे हैं, तब भी मेल और फीमेल कोण एक साथ नहीं बनते। जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें होमोस्पोरी की जगह हेट्रोस्पोरी शब्द यूज करते हैं। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है कि स्पोरेंजिया उनकी एक होगी और उस एक स्पोरेंजिया में ही मेल स्पोर और फीमेल स्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेल कोण में केवल मेल ही बनेंगे और फीमेल कोण में केवल फीमेल का ही निर्माण होगा। अब आगे चलें। जो मेल कोण है उसके अंदर किसका डेवलपमेंट होगा? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। और जो फीमेल कोण है उसके अंदर किसका निर्माण होगा? पोलन चैम्बर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पोलन चैम्बर का। यानी कि मेल जो कोण है उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे और जो फीमेल कोण है उसके अंदर पोलन चैम्बर बनेंगे। तो ये पोलन ग्रेन हवा के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा उड़ते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? जहाँ पोलन चैम्बर होता है। इसकी जगह मैं आपको एक और समझाती हूँ यहाँ पे पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें किसकी? एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किसी भी माध्यम के द्वारा, जैसे हवा द्वारा, जल द्वारा या किसी पक्षी द्वारा या फिर किसी कीट के द्वारा एक स्थान से जाते हैं और उड़कर फ्लावर जो बनता है उसकी जो स्टिग्मा पार्ट होता है, ये स्टिग्मा पार्ट यहाँ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं कंपेरेटिव समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ ये। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से उड़कर और कहाँ जाकर के रुकते हैं? स्टिग्मा पे जाके रुकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में ये फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनती। इसलिए क्या नहीं बनता? स्टिग्मा नहीं बनता। इसीलिए पोलन ग्रेन किस में जाकर के रुकते हैं? पोलन चैम्बर में जाकर के ठहरते हैं। उसी पोलन चैम्बर के द्वारा उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वही पोलन चैम्बर के नीचे की ओर आर्किगोनियल चैम्बर लटका हुआ होता है। उस आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर एग सेल होती है। उस एग सेल के साथ क्या कर लेते हैं? ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और इनके अंदर ये स्टिग्मा होती है जो इसको ग्रहण करती है। ये पोलन ट्यूब बनती है और लास्ट में यहाँ ओवरी में जो एग सेल होती है वहाँ तक इनको पहुँचाती है।
आ गया सभी को समझ में कि किस तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में यही पोलन ग्रेन किस पर पहुंचते हैं, पोलन चैम्बर में पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ये जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आता है, साइफोनोगैमस। साइफोनोगैमस इसका मतलब क्या होता है, ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और आता भी है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि साइफोनोगैमस क्या होता है। साइफोनोगैमस का हिंदी होता है नाल युग्मकी। नाल युग्मकी, नाम से पता चल रहा है नाल युग्मकी। युग्मक किसके द्वारा जाएगा, नाल के द्वारा, नाल यानी ट्यूब के द्वारा। तो मैं इसको डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकती हूँ, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट। मेल गैमेट, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पोलन ग्रेन की मेल गैमेट किसके द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा। भाई पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करेगा तो पोलन ट्यूब तो बनाएगा ही, उस पोलन ट्यूब के द्वारा ये मेल गैमेट कहाँ पर पहुँचते हैं, फीमेल गैमेट तक। कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल गैमेट तक। क्या कहलाते हैं, साइफोनोगैमस, नाल युग्मकी। अब मैं डेफिनेशन के रूप में समझा रही हूँ, जब किसी पोलन ग्रेन के मेल गैमेट पोलन ट्यूब के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल गैमेट तक। पोलन ग्रेन के मेल गैमेट या पोलन ग्रेन में उपस्थित मेल गैमेट पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइफोनोगैमस। क्या कहलाती है, साइफोनोगैमस। क्लियर सबको। तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें भी पोलन ग्रेन बनते हैं, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें भी पोलन ग्रेन बनते हैं, और दोनों में ही ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दोनों में पोलन ग्रेन का फीमेल गैमेट तक पहुंचना क्या कहलाता है, साइफोनोगैमस। अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है गैमेटोफाइटिक स्टेज। पॉइंट नंबर 6, गैमेटोफाइटिक स्टेज, युग्मकीय अवस्था। कि इनके अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट, ये हमेशा फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। ये N होते हैं और ये 2N होते हैं। लेकिन मैं यहीं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि अगर ये जाइगोट नहीं बना और इन गैमेट्स ने अपना क्या कर लिया, डेवलपमेंट, अपना विकास कर लिया, तो ये क्या बना देंगे, गैमेटोफाइटिक स्टेज। क्या बना देंगे, गैमेटोफाइटिक, क्योंकि गैमेट से बनी है तो सिंपल सी बात है गैमेटोफाइटिक स्टेज। इस गैमेटोफाइटिक स्टेज में बनने वाले मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, हैप्लोइड। इस गैमेटोफाइटिक के पहले अगर हम फीमेल लिख देंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइटिक स्टेज। और फीमेल नहीं है, मान लो मेल से बनी है, तो क्या नाम हो जाता है, मेल गैमेटोफाइटिक स्टेज। ये हमेशा क्या होती है, एन स्टेज में होती है। लेकिन याद रखना कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज हमेशा क्या होती है, रिड्यूस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिड्यूस पाई जाती है, यानी कि इसका डेवलपमेंट कम से कम होता है। और ये डेवलपमेंट कम से कम होने की वजह से इन प्लांट्स में गैमेटोफाइटिक प्लांट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जब गैमेटोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 7, जब मेल गैमेट
प्लस फीमेल गैमिट ने अपना फ्यूजन करके और क्या बना दिया, जाइगोट। तो ये जो फ्यूजन है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या कहेंगे कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में गैमेटोफाइटिक प्लांट नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद में जाइगोट बनता है। यही जाइगोट अपना क्या करेगा, डिवीजन करेगा बार बार और अपना डेवलपमेंट करेगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। ये एम्ब्रियो आगे अपना डेवलपमेंट करके क्या बना देगा, सीड बना देगा। अब यहाँ कितने पॉइंट हैं, केवल लाइन तो 3 शब्द हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या, एक पॉइंट तो यही है, यही जाइगोट क्या बना, 2n बना। अब मैं बात करती हूँ इसको कंपैरेटिव रूप से एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जाइगोट का निर्माण होता है, लेकिन ये जो जाइगोट बनता है इसके फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में तो फर्टिलाइजेशन के बाद में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में केवल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई तो बना जाइगोट, और जब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ये किसके बीच में होती है, पहले मैं ये समझाऊँ आपको, फिर समझाऊंगी कि क्यों नहीं होता इनमें। एक मेल गैमिट किसके साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। सेकेंडरी न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, 2n, और मेल गैमिट हमेशा क्या होता है, n। इसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन करके और किसका निर्माण कर देता है, एंडोस्पर्म का, और एंडोस्पर्म हमेशा क्या होता है, 3n। अब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में सेकेंडरी न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जैसी कोई संरचना होती नहीं है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। अगर उनके अंदर एक जो पोलन ग्रेन था, अगर उसमें एक मेल गैमिट जो आया उसके साथ में, अगर वो फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप अपना कर लेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, लेकिन ये एंडोस्पर्म क्या होगा, n या फिर 2n। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब चलती हूँ एम्ब्रियो के बारे में, कि जैसे ही ये जाइगोट अपना डेवलपमेंट करता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, तो जाइगोट ने क्या किया, अपना सेल का डिवीजन किया, और उस सेल के डिवीजन से किसका निर्माण हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। अब बताती हूँ आपको, जब ये एम्ब्रियो बनता है उस टाइम जब सेल का डिवीजन होता है, एक बार सेल डिवीजन हुआ उसके बाद डिवीजन नहीं होगा, केवल डेवलपमेंट होगा, तब तो इस एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या बन जाएंगे, 2 कोटिलीडन, 2 बीज पत्र, 2 बीज पत्र। लेकिन जो जाइगोट था, अगर उस जाइगोट से एम्ब्रियो के बनते टाइम क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो सिंपल सी बात है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बने हैं। जब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, इसका मतलब जो कोटिलीडन 2 बनने चाहिए उसकी जगह पर अब कोटिलीडन की संख्या क्या होती है, 3 एंड मोर देन। तब इसके अंदर कोटिलीडन की संख्या क्या हो जाती है, 3 एंड मोर देन, 3 या 3 से ज़्यादा हो जाती है कोटिलीडन की संख्या। कारण मैंने आपको समझा दिया कि जब जाइगोट अपना फर्स्ट विभाजन कर लेता है, उसके बाद अपना डेवलपमेंट अगर शुरू कर देता है, तो केवल उसके चारों तरफ जो कोटिलीडन होंगे उनकी संख्या 2 होगी, और अगर उन्होंने अपना विभाजन बार बार कर ही या किया ही गया
और लास्ट में 3 या 3 से ज़्यादा सेल बन गए यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, तो लास्ट में कोटिलिडन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 या फिर इससे ज़्यादा। ये बात हुई किसकी, इनके अंदर बनने वाले एम्ब्रियो की और कोटिलिडन की। अब अपन एम्ब्रियो से आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने आपको यहाँ समझाया था कि इसके अंदर ये बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसका निर्माण करेगा, सीड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सीड का। ये सीड या तो तुरंत जर्मिनेशन कर लेगा, और अगर जर्मिनेशन नहीं किया और अगर नष्ट हो गया तब तो प्रकृति में इनकी ख़त्म ही हो जाएगी, इनकी जो दूसरी स्पीसीज है वो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये कई दिनों तक नष्ट नहीं होते हैं। अब जब सीड बन चुका है एम्ब्रियो से, जब इस एम्ब्रियो के द्वारा इस एम्ब्रियो ने अपना डेवलपमेंट करके ये सीड बना लिया, अब ये सीड क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी, प्रसुप्त अवस्था। क्या कहते हैं, डोरमेंसी। ये डोरमेंसी स्टेज क्या होती है उसकी, प्रसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त का मतलब है कि बेचारा रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज यानी कि जैसे गेहूं की फसल है, हमने काटी, अब गेहूं की फसल के बीज को अगर हमने तुरंत जर्मिनेट किया, यानी कि अगले दिन उनको पानी में भिगो के उगाया या मिट्टी में उगाया, तो वो उग जाएंगे। इसका मतलब उसकी डोरमेंसी पीरियड बहुत कम टाइम की थी, कम का मतलब 1 घंटा, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट की थी। लेकिन अगर हम उसकी जगह बात करें लोटस की, कमल की, तो कमल का जो बीज है अगर हम उसको उगाना चाहें 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, तब भी उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में सबसे लंबा डोरमेंसी पीरियड किसका होता है, लोटस का होता है। ये कहते हैं कि कम से कम 30 साल का डोरमेंसी पीरियड होता है। ये टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि ये डोरमेंसी प्राइमरी होती है या ये डोरमेंसी सेकेंडरी टाइप की होती है, कि इन डोरमेंसी के कारण हम इनको ब्रेक भी कर सकते हैं, ब्रेक करके इनके टाइम पीरियड को कम भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट केवल अपन यहीं तक करेंगे इसके अंदर कि डोरमेंसी के कारण इनके सीड जो होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं और फिर बाद में वापस अपना क्या कर लेते हैं, जर्मिनेशन कर लेते हैं। अब इनकी जो पीढ़ी एकांतरण है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन रखते हैं इसमें पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि पीढ़ी या तो क्या हो, गैमेटोफाइटिक, या फिर क्या हो, स्पोरोफाइटिक, दो ही होंगी। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होती है, रिड्यूस अवस्था में होती है, हासित अवस्था में होती है। इसका मतलब इसमें पीढ़ी एकांतरण केवल कौन सी पाई जाएगी, स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में ही समझाया है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट से गैमेटोफाइटिक जो स्टेज बनती है वो क्या होती है, हैप्लोइड होती है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, प्रकृति में रिड्यूस हो जाती है। जब ये रिड्यूस हो गई तो कौन सी बची, ये जाइगोट वाली बची, डिप्लॉइड बची, और डिप्लॉइड पीढ़ी क्या कहलाती है, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी कहलाती है। तो मैं यहाँ आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ केवल कौन सी पीढ़ी बची, 2n, यानी कि स्पोरोफाइटिक पीढ़ी बची। ये स्पोरोफाइटिक पीढ़ी एक ऐसी जनरेशन है जो केवल इनके अंदर स्पोरोफाइट्स को उत्पन्न करती है। ये कंप्लीट होता है आज अपना इनका स्पोरोफाइटिक पीढ़ी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं अपन इनके अंदर। स्पोरोफाइटिक पीढ़ी बन चुकी है, यहाँ एम्ब्रियो ने अपना डेवलपमेंट करके सीड बना लिया है। अब ये सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा कैसे, तो आता है नेक्स्ट टॉपिक, सीड डिस्पर्सल, बीज प्रकीर्णन।
हिंदी में क्या कहते हैं, बीज प्रकीर्णन। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं इनके कुछ बीज उपयोगी भी होते हैं, जैसे पाइनस के बीजों से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। तो चिलगोजा को क्या किया जाता है, खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इनके कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको पक्षी भी खाते हैं, इनके कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन भी खाते हैं, इनके कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स भी खाते हैं। तो इनका डिस्पर्सल किस किस के द्वारा होगा, मानव द्वारा, जंतु द्वारा, हवा द्वारा और पक्षियों द्वारा। ये सारे क्या होंगे, इसके डिस्पर्सल के सोर्स होंगे। जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, अब ये क्या उत्पन्न कर देंगे, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को उत्पन्न कर देंगे। तो इस तरीके से इनके अंदर ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं इनके, जो इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। अनावृत बीजी पादपों का जीवन चक्र। अनावृत बीजी पादपों का जीवन चक्र, कि जो अनावृत बीजी पादप होते हैं इनका जीवन चक्र कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ खत्म होता है। अपन चलते हैं इसके अंदर पर्टिकुलर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से, जो मैंने अभी आपको समझाया कि इसके अंदर हैप्लॉइड बॉडी बनती है लेकिन रिड्यूस होती है। ये बनाया मैंने स्पोरोफाइटिक प्लांट्स, जो कैसा होता है, 2n होता है। अभी मैंने आपको समझाया था इस वाले में कि इनके अंदर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये बनती है गैमिट्स, लेकिन ये अवस्था कैसी होती है, इसकी रिड्यूस अवस्था होती है, हासित अवस्था होती है। तो बची कौन सी इसमें, केवल स्पोरोफाइटिक स्टेज बची। इस स्पोरोफाइटिक स्टेज की बात करती हूँ कि स्पोरोफाइटिक स्टेज से किसका डेवलपमेंट होगा, मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का, यानी कि कोण बनेंगे उनके ऊपर, उस कोण के द्वारा क्या बनेंगे, मेल गैमेट, और फीमेल पर क्या बन जाएंगे, फीमेल गैमेट। अगर दो चीज़ें हैं यहाँ पर, यदि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन नहीं करते हैं तब तो क्या बन जाएंगे, यदि इन्होंने फ्यूजन नहीं किया तब तो इस मेल गैमेट से क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइट प्लांट, और इससे क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट। इससे बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट प्लांट और उससे बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट। कब, जब इन्होंने फ्यूजन नहीं किया, और यदि इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ने, यदि इन्होंने फ्यूजन किया तो क्या बनेगा, जाइगोट। इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड, और सीड अपना क्या करेगा, जर्मिनेशन, और क्या बना देगा, प्लांट। और ये प्लांट कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक। ये प्लांट जो है वो कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट होगा। कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट। क्लियर यहाँ तक सभी को कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा स्पोरोफाइटिक होते हैं, जो मैंने आपको समझाए, क्योंकि इनके अंदर बनने वाली जो गैमेटोफाइटिक पीढ़ी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस कंडीशन में पाई जाती है।
और रिड्यूस कंडीशन में पाई जाने के कारण वो क्या हो जाती है, धीरे 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 नष्ट हो जाती है। यहाँ मैंने आपको समझाया कि अगर स्पोरोफाइटिक प्लांट बना, इस स्पोरोफाइटिक प्लांट्स से यदि कोण बनते हैं तो मेल कोण मेल प्लांट पे, फीमेल कोण फीमेल प्लांट पे, या फिर मेल और फीमेल दोनों कोण एक प्लांट पे भी बन सकते हैं, लेकिन ये कोण हमेशा होंगे क्या, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होंगे। ये जब यूनिसेक्सुअल होते हैं तो जब ये अपना फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं करते और डायरेक्ट गैमेट से प्लांट बना लेते हैं, तब तो मेल गैमेट से क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट, और फीमेल गैमेट से क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट। लेकिन यदि इनके मेल और फीमेल गैमेट ने आपस में क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, तब क्या बन जाएगा, जाइगोट। और यही जाइगोट क्या होता है, 2n, जो अपना डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो क्या बना देगा, सीड। सीड अपना जर्मिनेशन करेगा, 2n है तो क्या बना देगा वापस, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये है इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो आज हमने इसके अंदर देखी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँ मैं आपको, फिर नए टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इसके 3 मेंबर्स हैं, उनको समझना बहुत इजी हो जाता है कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनको हमेशा क्या कहा जाता है, नेक्ड सीड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके सीड के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता। इनकी खोज कौन से काल में हुई थी, पैलियोजोइक काल में। पैलियोजोइक काल को अलग अलग डिवाइड किया गया, जैसे सीनोजोइक, जैसे कॉम्बेनोजोइक्स, जैसे डिवोनियन। तो पैलियोजोइक काल में भी एक पर्टिकुलर काल था डिवोनियन। उस डिवोनियन एरा के अंदर इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। इसके बाद आता है कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं वो कैसे कैसे आवास में पाए जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर कि लगभग सभी प्रकार के आवास में ये पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको साथ में ये समझाया कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स से पहले कौन उत्पन्न हुए थे, एल्गी, फंजाई, एम्फीबियंस जो थे वो प्लांट, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब अपन आ जाते हैं इस जिम्नोस्पर्म पे कि पर्टिकुलर जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, एक तो सभी आवासों में पाए जाते हैं, इसलिए इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज कर लिया जाता है, क्या, कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि विश्वजीनी। विश्वजीनी यानी कि विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाने वाला। दूसरा इनका नेचर, ये हर्ब और शब के रूप में पाए जाते, शर्ब और ट्री के रूप में पाए जाते हैं, हर्ब के रूप में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि अनफेवरेबल जो कंडीशन होती हैं उनके अंदर भी क्या अपने आप को कर लेते हैं ये चेंजेस, फेवरेबल कंडीशन के समान सहन करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनती है, क्या बनते हैं, कोन बनते हैं। और कोन भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो मेल कोन होते हैं वो या तो मेल प्लांट पे होंगे या फीमेल पे होंगे, लेकिन होंगे यूनिसेक्सुअल। एक बनते हैं फीमेल कोन, तो जो मेल कोन होते हैं उनके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, और जो फीमेल कोन होते हैं उनके अंदर क्या बनते हैं, पोलन चैम्बर बनते हैं। यहाँ मैंने एंजियोस्पर्म के बारे में समझाया था कि इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पहुँचते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये पोलन ग्रेन किस में पहुँचते हैं, पोलन चैम्बर में पहुँचते हैं, पोलन चैम्बर में पहुँचते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इनके अंदर साइफेनोगेमस क्या होता है, कि जो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के समय बनी है वही पोलन ट्यूब मेल गेमिट्स को लेकर के आगे जाती है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, साइफोनोगेमस। नेक्स्ट आता है इनके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, केवल और केवल कौन सी स्टेज आती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है। और इस स्पोरोफाइटिक स्टेज के डेवलपमेंट से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और लास्ट में यही सीड आगे डेवलपमेंट करके अपना और क्या बना देता है, प्लांट का निर्माण कर देता है। और इन्हीं के साथ इनके जो मेल गेमिट होते हैं, क्योंकि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमिट होते हैं, तो एक मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके और क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म। यदि एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, तब तो उसका नाम रख दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले अगर बन जाता है जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, तो वहाँ पर एंडोस्पर्म या तो एब्सेंट होगा या रिड्यूस होगा, या फिर वो हैप्लोइड या डिप्लोइड स्टेज में होता है।
इसके बाद में आ जाते हैं इनके डोरमेंसी पीरियड में क्या होते हैं, ये अपने सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्सल करते रहते हैं, और जैसे डिस्पर्सल के बाद में ये दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो अपने वापस वही प्लांट को बनाने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो ये खत्म हुआ आज अपने दो टॉपिक, एक तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर और एक जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट के बारे में देखते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो के लिए थैंक्स।